आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहां पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहां पर आया और आने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहां से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जलमार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से
विवाह बंधन में जोड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं, बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दृष्टि से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया की मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी। जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि से मैंने पहले ही बताया कि वहां पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहां आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहां पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहां के पर्व, यहां के त्यौहार, यहां की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहां पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर बासंती नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि से इसकी व्यवस्था की गई है। तीसरा, सुख तीर्थ विकास परिषद। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा सुख तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा की धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। यह भी यहां पे निर्णय लिया गया। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहां पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए भारत के अंदर, अगर अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है।
इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण, भारत के अंदर रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहां पर करेंगे। उसका भी निर्णय यहां पर लिया गया है। इसके अलावा हाथरस में, ब्रजद्वार देहरी हाथरस में एक लक्खी मेला लगता है बाबूजी महाराज की स्मृति में। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी स्मृति मेला लगता है। इसका प्रांतीकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में जितने भी मेले लगेंगे, चाहे वह कार्तिक मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, देव दीपावली का है, आपका दीपोत्सव का कार्यक्रम है, या फिर मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का मेला, इन सब नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके है। आज जिस राज्य पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राज्य है तेलंगाना। सियासी लिहाज से यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इस राज्य का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य के साथ हुआ और जिस तरीके की अपेक्षाएं थीं, क्या वास्तव में वो अपेक्षाएं, वो उद्देश्य पूरे हुए? क्योंकि एक बार फिर इस लोकतंत्र के महापर्व में जब राज्य की जनता एक नई सरकार के लिए अपना जनादेश देगी तो इस बात की समीक्षा बहुत जरूरी है कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है एक राज्य के गठन के बाद। आज हमारे साथ तेलंगाना की चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हैं श्री के विक्रम राव जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं। आंध्र और तेलंगाना से इनका एक ऐसा रिश्ता है जिसको सिर्फ नाम के जरिए ही जाहिर कर देने में ज्यादा बेहतरी है, क्योंकि नाम से ही यह चीज समझ में आ जाती है कि राव साहब आंध्र और तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं और साथ साथ वहां की जो सियासी हवाएं हैं उसको जितना ये पहचानते हैं शायद उतना वहां की राजनीति में सक्रिय लोग भी न पहचानते हों। एक लंबा अनुभव और लंबा संघर्ष पत्रकारिता के पूरे क्षेत्र में। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यूं तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के राज्य चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से केसीआर राज्य बनने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके की अपेक्षाएं थीं, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो उन जन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं? पहली बात तो ये समझना होगा पृष्ठभूमि में कि तेलंगाना अन्य राज्यों के चुनाव के मुकाबले अलग किस्म का है और कई तर्क हैं इसके पक्ष में, विपक्ष में, इसकी आलोचना में। मसलन तेलंगाना राज्य जो बना था वही एक विरोधाभास था। तय ये हुआ था काकीनाडा अधिवेशन में 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि जब भारत आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, और भाषा के आधार पर लेके पहला तेलुगु भाषी राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसमें हैदराबाद निजाम को जोड़ दिया गया था। तो तेलंगाना बना राज्य को तोड़कर, और भाषाई राज्य को तोड़कर नई भाषा क्या, उसी भाषा के 2 टुकड़े हो गए, जो बड़ा दुखद था तेलुगु भाषा के हिसाब से, जो मेरी मातृभाषा भी है। तो ये सब पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा हम लोगों को कि तेलंगाना क्यों अलग है और राज्यों से। यहाँ 2 खासकर तर्क हैं, 2 परिस्थितियां हैं। जब तेलंगाना के बारे में हम लोग सोचते हैं तो गौर करना पड़ेगा कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ नहीं है। तेलंगाना बाकी राज्यों की तुलना में बिल्कुल ही अलग है।
I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. सरकार ने यहाँ पर तय किया है और इसके अलावा एक महत्व हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं, ये भी इस दौरान संपन्न होगी। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहां पर मुलाकात होगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे सभी यहां नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके है। आज जिस राज्य पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राज्य है तेलंगाना। सियासी लिहाज से यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इस राज्य का निर्माण हुआ, जिस उद्देश्य के साथ हुआ और जिस तरीके की अपेक्षाएं थीं, क्या वास्तव में वो अपेक्षाएं, वो उद्देश्य पूरे हुए? क्योंकि एक बार फिर इस लोकतंत्र के महापर्व में जब राज्य की जनता एक नई सरकार के लिए अपना जनादेश देगी तो इस बात की समीक्षा बहुत जरूरी है कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है एक राज्य के गठन के बाद। आज हमारे साथ तेलंगाना की चर्चा में बहुत ही खास मेहमान हैं श्री के विक्रम राव जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं। आंध्र और तेलंगाना से इनका एक ऐसा रिश्ता है जिसको सिर्फ नाम के जरिए ही जाहिर कर देने में ज्यादा बेहतरी है, क्योंकि नाम से ही यह चीज समझ में आ जाती है कि राव साहब आंध्र और तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं और साथ साथ वहां की जो सियासी हवाएं हैं उसको जितना ये पहचानते हैं शायद उतना वहां की राजनीति में सक्रिय लोग भी न पहचानते हों। एक लंबा अनुभव और लंबा संघर्ष पत्रकारिता के पूरे क्षेत्र में। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यूं तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के राज्य चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से केसीआर राज्य बनने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके की अपेक्षाएं थीं, क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो उन जन अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं? पहली बात तो ये समझना होगा पृष्ठभूमि में कि तेलंगाना अन्य राज्यों के चुनाव के मुकाबले अलग किस्म का है और कई तर्क हैं इसके पक्ष में, विपक्ष में, इसकी आलोचना में। मसलन तेलंगाना राज्य जो बना था वही एक विरोधाभास था। तय ये हुआ था काकीनाडा अधिवेशन में 1926 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि जब भारत आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, और भाषा के आधार पर देखिए पहला तेलुगु भाषी राज्य बना आंध्र प्रदेश, जिसमें हैदराबाद निजाम को जोड़ दिया गया था। तो तेलंगाना बना राज्य को तोड़कर, और भाषाई राज्य को तोड़कर नई भाषा क्या, उसी भाषा के 2 टुकड़े हो गए, जो बड़ा दुखद था तेलुगु भाषा के हिसाब से, जो मेरी मातृभाषा भी है। तो इस पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा हम लोगों को कि तेलंगाना क्यों अलग है और राज्यों से। यहाँ 2 खासकर तर्क हैं, 2 परिस्थितियां हैं। जब तेलंगाना के बारे में हम लोग सोचते हैं तो गौर करना पड़ेगा
कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ नहीं है। तेलंगाना बाकी राज्यों की तुलना में बिल्कुल ही अलग है। क्यों? ये राज्य बना था एक संघर्ष के बाद, और इसका जो नेता है उसी संघर्ष का हीरो रहा, केसीआर, जिनके नामे पार्टी बनाई गई थी। तो आज क्या स्थिति है, केसीआर का प्लस माइनस फैक्टर क्या है? तो माइनस फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि केसीआर की जो जन्म, मैं ये कहूँगा इनका जो जनाधार था केसीआर का, वो काफी कटा है, टूटा है। दो कारण, एक तो मुसलमानों के काफी नजदीक चले गए, ओवैसी तरह के लोगों के जो पारंपरिक रूप से निजाम हैदराबाद के भारत से विलय के खिलाफ थे, एक। दूसरा, कई और जातियों को नाराज कर दिया, बैकवर्ड जातियों को केसीआर ने। वो केवल वेलमा जाति के हैं तो वेलमा को ही महत्व दे रहे हैं। वेलमा थोड़ा संपन्न अमीर बैकवर्ड जाति के लोग हैं, जमींदार रहे, राजे महाराजे रहे, वेलमा साम्राज्य इस जमाने में था। तो बाकी जो जातियां हैं उन लोगों का भी शक है कि ब्राह्मण गए, क्षत्रिय गए, वेलमा तो उससे ज्यादा खतरनाक हो गए। तो एक प्राकृतिक शक जरूर है केसीआर के प्रति। लेकिन केसीआर चूंकि तेलंगाना राज्य के सृष्टिकर्ता रहे एक माने में, इनकी भूख हड़ताल के नतीजे में ही चिदम्बरम ने बाकायदे जाके लोकसभा अनाउंस किया था कि बाइफर्केशन, विभाजन करेंगे आंध्र का। तो वो कारण है। जब चुनाव की बात करते हैं तो ये मतदान की प्रक्रिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर थिंकिंग प्रोसेस, सोच की प्रक्रिया क्या है वहां के मतदाताओं पर। यहां एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही हैं आंचलिक पार्टी से। बाकी जगहों में आंचलिक पार्टी 2 दर्जे पर है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भाजपा नंबर 1 पर है। यहां ठीक उल्टा है। इसीलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला एक अलग किस्म का है, बड़ा कड़ा हो रहा है केसीआर की। अब तो उनकी बन गई, राष्ट्रीय समिति बन गई है उसके खिलाफ। अब इस पर हम लोग अगर गौर कर लें, ऐसी नौबत क्यों आई? सिर्फ इसीलिए कि पहले लोग सोच रहे थे, तेलुगु देशम के मंत्री रहे थे एनटीआर की, एनटी रामाराव काबीना में, चंद्रशेखर राव, तो इसीलिए वो बने रहेंगे तेलुगु देशम में। लेकिन नहीं हो पाया। तो तेलुगु देशम बुनियादी तौर पे तेलुगु भाषी कोस्टल आंध्रा, सागर तटी आंध्र की पार्टी है, और तेलंगाना जो सूखा इलाका रहा रायलसीमा के आगे, ये गरीबों की पार्टी रही, और केसीआर यही के रहे। तो ये लाभ उनको उठाया, ऐतिहासिक और भौगोलिक लाभ उठाया कि शोषण हुआ है आंध्र, तेलुगु भाषी आंध्र की वजह से रेगिस्तानी तेलंगाना का, और उसी का फायदा ये चुनाव में उठाएंगे ये, और कहेंगे देखो शोषण हुआ है, हमने इतनी तरक्की करा दी है, आज पर कापिता ग्रोथ बहुत बढ़ गया है, हैदराबाद शहर इंटरनेशनल आईआईटी हब हो गया है, तो लाभ तो हुआ है। लेकिन मैं जो पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो मुझे समाचार मिले हैं साथियों से, और मैं खुद भी गया था इस बीच, तो कुछ जो संकेत, सूचना तो नहीं कहूँगा, जो संकेत मिले हैं चुनाव के बारे में, मुझे लगता है कि केसीआर की नाव डगमगा रही है। डॉक्टर साहब, जो बात आप कह रहे हैं उसमें 2 चीजें और भी हैं। जैसे जब तेलंगाना राज्य बना और जो संघर्ष चल रहा था के चंद्रशेखर राव का, वो था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उनकी पार्टी के नाम से। अब उन्होंने अपनी पार्टी का भी नाम बदला, उसको बीआरएस कर दिया, भारत राष्ट्र समिति। तो एक तो ये चीज समझ में आती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की होड़ चल रही है, अलग अलग राज्य जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके बीच में, नीतीश कुमार से लेकर के और चंद्रशेखर राव तक उस कैटेगरी में अपने आप को कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा, बीजेपी जिस तरीके से सबसे ज्यादा हमलावर है अगर किसी चीज पे, तो वो है परिवारवाद। केसीआर एक तो प्रधानमंत्री की रेस में भी खुद को मान रहे हैं, और दूसरा परिवार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है और बढ़ाया है अपने कुनबे को, शायद ये जनता भी देख रही होगी। ये तो है सबसे माइनस फैक्टर, सबसे घिनौना तथ्य केसीआर के बारे में यही है, परिवारवाद।
अब मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने लिखा भी था पिछले हफ्ते। इनका बेटा, इनकी बेटी और इनकी बहन, इनके परिवार के कई लोग सत्ता के मुनाफाखोर पदों पर हासिल हैं। ये बात छिपती तो है नहीं। खासकर पुलिस से गलत लोगों को गिरफ्तार कराने को मुक्त कराने से लेके लाइसेंसेस दिलवाने तक, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में महंगी जमीन बिकवाने तक, प्लॉटिंग पे लैंड स्कैम जो कहते हैं हम लोग, भू माफिया की मदद करना, तो इनके परिवार वाले सब उसमें संलिप्त थे और खुलकर वो लोग कर रहे हैं। अभी इनकी बेटी, नाम नहीं लूंगा, इनकी बेटी पकड़ी को समन किया गया था, बुलाया गया था दिल्ली लीकर स्कैंडल में, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग इन्वॉल्व है। अब मुझे ताज्जुब ये हुआ कि तेलंगाना हैदराबाद की रहने वाली महिला, उसका दिल्ली में शराब बिक्री से क्या रिश्ता है। तो ये दिखाता है कि इनके जो टेंटैकल्स है, इनके जो जाल है, तेलंगाना पार्टी के केसीआर के बेटी के थ्रू दिल्ली तक आ गए इनके। जो आश्चर्य तो नहीं, एक दुखदाई बात है कि तेलंगाना पार करके आप आ गए और दिल्ली में भी आप तो वही अनाचार शुरू कर दिया। शराब माफिया जो इतनी बदनाम है, उसमें दिखाता है कि केसीआर कितना दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। और कई लोगों के ये आशा पे तो इशारापात इसलिए हुआ कि केसीआर ने त्याग किया है, तब मुख्यमंत्री बने हैं, संघर्ष की उपज है, समीकरण की देन नहीं है, ये सोचा गया था। लेकिन बात सब उलट गई, ऐसी कोई बात नहीं। अंततः वो और मुख्यमंत्री की तुलना में भी और काफी नीचे चले गए हैं यहाँ। लेकिन यहाँ वोटिंग का सवाल है, मेरे जो मित्र लोग बताते हैं अपनी योजनाओं के आधार पर तो वोट मांग लेंगे, लेकिन योजनाएं भी तेलंगाना में अब काफी कमजोर हो गई पिछले साल भर से, जब से परिवारवाद उनका डोमिनेंट हुआ है, और उसमें भी कई लोगों को वंचित रखा गया है, जो डिजर्विंग थे उनको नहीं दिया गया है। एक बात जरूर की केसीआर ने, कि वहां के मीडिया पर इसने नियंत्रित कर दिया है, तो कई बातें खुलकर नहीं आ रही हैं, चाहे राष्ट्रीय समाचार पत्र के संवाददाता हैदराबाद में या कोई स्थानीय अखबार के लोग हों। पता नहीं क्या दबाव उन पर है कि कई चीजें जो आनी चाहिए थी, जो मेरे मित्र बताते हैं मुझको, वो नहीं आ पाई है। अब ये तो कह रहे हैं प्रेस काउंसिल ने इन लोगों को जांच करनी होगी कि दबाव क्या था, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उसकी वजह से कई चीजें, जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी जब मोदी गए थे हैदराबाद, तो उन्होंने जो बातें बताई लोगों को, केसीआर ने क्या क्या जालसाजी की है, फर्जीवाड़ा किया है, बेईमानियां की हैं, आर्थिक घोटाले किए, कई जगह छपा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं थे। अब प्रधानमंत्री जाके बता रहा है तो लोगों ने सोचना शुरू किया है, विचार कर रहे हैं, अच्छा पर्दे के पीछे इतना हो रहा था, ढक्कन उठाओ तो इतनी गड़बड़ियां थी। अब लोगों को उसका असर जरूर पड़ेगा वोटिंग पर। और आज जो डावाडोल स्थिति हो रही है केसीआर की, उनकी पार्टी की, सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रचार की वजह से, अभियान की। अभी जैसे एक उदाहरण लूं, 3 दिन पहले जाके महादेव चिटफंड के बारे में जो कहा मोदी ने, मैं पूछता रहा अपने रायपुर के पत्रकार से, यार तुम सब लोग वहां हो, ये 3 साल से घोटाला चल रहा है और तुम लोग प्रचार नहीं करोगे। इतना डरे मुख्यमंत्री बघेल का कि नहीं कर पाए, और यही हुआ। अब जाके बघेल शर्म आती है 5 सेकंड। बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से तेलंगाना एक नया राज्य बना, आंध्र प्रदेश से टूट करके भाषा के आधार पर हमारे राज्य हैं, लेकिन तेलुगु बोलने वाले ही जब 2 राज्यों में विभाजित हुए और जिस तरीके की स्थितियां बनी, उससे अब बहुत सारा पानी आगे बह चुका है। लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है जो शायद उनकी उम्मीद से परे था, जो राव साहब ने भी बताया है। अब देखना यह है कि किस तरह से तेलंगाना की जनता अपना मत जाहिर करती है
लोकतंत्र के इस महापर्व में और वो किसे तेलंगाना की गद्दी सौंपती है। फिलहाल आज इस विशेष चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।